हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आपकी जो आज की वीडियो होने वाली है वो होम साइंस सब्जेक्ट की होने वाली है, जो क्लास 11th के लिए है। इसमें दोस्तों हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे ही ऐड हो जाए, लेकिन कुछ दोस्तों रह भी गए हैं क्योंकि मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं था। तो दोस्तों, जितने मैं मेरे से हो सकते थे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगता है वो है, किशोरों की पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं, उसी बेसिस पे आप आंसर लिख कर आएंगे। तो क्वेश्चन है, किशोरों की पहचान, जो किशोरों की पहचान का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया पर दोस्तों शारीरिक और लैंगिक जो परिवर्तन होते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो आंसर देख लेते हैं किस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है जिससे इफेक्टिव लगे आपका आंसर। तो पॉइंट में सबसे पहले आपको लिखने आना है, पॉइंट वाइज जो आप आंसर लिख के आएंगे, जितने मार्क्स का होंगे उतने पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो एज इट इज़ आपको नंबर मिल जाते हैं। किशोरावस्था में तेजी से होते परिवर्तन तथा माता पिता व समाज की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण किशोर स्वयं को सबसे अलग थलग समझने लगते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका ये है कि किशोरावस्था में क्या होता है दोस्तों, टीनेज, यानी कि टीनेज में क्या होता है दोस्तों, जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने आप को अलग थलग समझने लग जाते हैं। वो कटे कटे रहने लग जाते हैं, मतलब माता पिता से भी और समाज से भी वो अपने आप को एकदम अलग समझने लगते हैं। क्यों समझने लगते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में तेजी से परिवर्तन होने लग जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप का व्यवहार में अचानक वृद्धि होती है, जिसके कारण लड़कियों में लगता है कि वह मोटी हो रही हैं। लड़के स्वयं की बदलती आवाज़ व दाढ़ी मूंछ के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। आप भी अपने टीनेज में होंगे या फिर टीनेज से पार हो गए होंगे तो आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो क्या होता है दोस्तों, लड़कियां स्टार्टिंग में जब टीनेज में होती हैं तो कुछ लड़कियां क्या होती हैं, सोचती हैं कि मैं ज़्यादा खाने की वजह से मैं मोटी हो रही हूँ। कुछ लड़के, जैसे कि आपको पता ही है, जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो चेंज हो जाती है, थोड़ी भारी सी हो जाती है और उनकी दाढ़ी मूंछें आने लग जाती है। तो इस वजह से वो थोड़े परेशान रहने लग जाते हैं और स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मासिक धर्म की शुरुआत कष्टप्रद होती है तथा किशोरियों को इन परिवर्तन के प्रति अभ्यस्त होने में कुछ समय लगता है। अब जैसे आपको पता ही होगा, गर्ल्स में जैसे जितनी भी गर्ल्स हैं, पीरियड्स के टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है सबको। जैसे किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को वॉमिट, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है, यानी कि दर्द 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 देता है। और इसके बाद क्या होता है, किशोरियों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इससे इसको एक्सपीरियंस करने में। माता पिता द्वारा लगाई गई पाबंदियाँ या बार बार टोकने की अब तुम बड़े हो गए हो के कारण भी किशोरियों या फिर किशोरों में हीनता की भावना आ जाती है। अब क्या होता है, जब टीनेज स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, पेरेंट्स बार बार रोक टोक लगाते रहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो, ऐसा मत करो, तुम बड़े हो गए हो, वैसा मत करो, ठीक है। तो किशोर या फिर किशोरियों, किसी की भी बात करें हम, दोनों बॉयज़ या गर्ल्स दोनों में ही क्या होता है, हीनता की भावना आ जाती है, यानी कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। हमारे समाज में आज भी बड़े होते बच्चों को उनके शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तनों के विषय में उचित जानकारी नहीं दी जाती। जैसा कि आपको पता ही होगा, आज की हमारी सोसाइटी में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जो शरीर में और जो लैंगिक चेंजेस आते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है। और बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। माता पिता एवं अध्यापक किशोरों से विषमलिंगी आकर्षण एवं उनके बदलते व्यवहार के बारे में बात ना करना ही बेहतर समझते हैं। अब क्या होता है, जब टीनेज स्टार्ट होती है दोस्तों तो हमें अपोजिट अट्रैक्शन भी होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे माता पिता और अध्यापक की ये भूमिका होती है कि वो उनके बारे में उन्हें बच्चों को बताए। लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या होता है, बताया ही नहीं जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो इससे रिलेटेड, एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। तो ये क्या है, एक भोजन में खान-पान संबंधी मानसिक रोग है जो प्रारंभिक व मध्य किशोरावस्था में अधिक पाया जाता है। तो ये एक रोग है, मतलब बीमारी का नाम है, जो क्या होता है दोस्तों, खान-पान संबंधी होता है, यानी कि फूड से रिलेटेड होता है। और सबसे ज़्यादा कब पाया जाता है, या तो जब तुम्हारी टीनेज स्टार्ट हो रही है या फिर तुम टीनेज के बिटवीन में हो, मतलब बीच में हो,
तब ये स्टार्ट होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि आप इस लड़की को देख सकते हो, कितनी पतली सी दिख रही है। तो इसके थोड़े फीचर्स वगैरह हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के होने के। तो सबसे पहला है जैविक कारण, यानी कि बायोलॉजिकल रीज़न क्या है। अक्सर देखा गया है कि जिन किशोर के परिवार में यदि कोई इससे ग्रसित होता है तो उनमें यह विकार होने की संभावना भी अधिक होती है। सबसे पहला कारण है जैविक कारण, यानी कि इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो हो सकता है कि आपको भी हो सकता है। तो एक पहला कारण ये हो जाता है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है मानसिक कारण। ऐसे किशोर जो अधिक बुद्धिमान, विवेकशील व सभी कार्यों में प्रवीण होते हैं, वह यदि अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाते तो वह कई बार इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसे टीनेजर होते हैं जो क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और हर वर्क में क्या होता है, अच्छे होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो किसी भी काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो मतलब बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन किसी कारण से वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते तो वो टेंशन ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है परिवार का दबाव। अक्सर किशोर पर सुंदर व सुडौल दिखने का पारिवारिक दबाव भी रहता है। इस कारण से भी वह इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर सोसाइटी में या फिर समाज में या फिर फैमिली में देखा जाता है कि किशोरों पे या फिर टीनेजर स्टूडेंट वगैरह पे क्या दबाव डाला जाता है कि वो सुंदर और सुडौल दिखे, जिससे क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से वो खाना वगैरह नहीं खाते, जिस वजह से इस रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। अब इसके शारीरिक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, हम वो देख लेते हैं कि इस रोग से शारीरिक प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। तो शारीरिक भार में तेजी से कमी आती है। इस रोग में क्या होता है, शारीरिक भार में तेजी से कमी आएगी, यानी कि आपका जो वेट होगा वो धीरे मतलब बहुत जल्दी गिरने लगेगा, आप पतले हो जाओगे, जिसके कारण शारीरिक स्वरूप बहुत ही पतला प्रतीत होने लगेगा। ठीक है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पतला दिखने लगेगा। नेक्स्ट है किशोरियों के मासिक धर्म में अनियमितता होने लगेगी, यानी कि जितने भी टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं उनके जो पीरियड्स होते हैं उसमें क्या होगा, अनलिमिट मासिक धर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा, अनियमितता आ जाएगी, यानी कि इरेगुलरिटी, मतलब रेगुलर नहीं होंगे, फिक्स टाइम पे नहीं होंगे, ठीक है, या फिर डेज ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास तथा कब्ज की शिकायत रहती है। इसमें क्या होगा, इस बीमारी में शारीरिक प्रभाव में क्या होगा दोस्तों, उल्टी आ सकती है, यानी कि शरीर फूलने का एहसास लगेगा कि जैसे शरीर फूल रहा है, और कब्ज की शिकायत यानी कि गैस की शिकायत रह सकती है। कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग भी हो सकता है, मृत्यु, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, ठीक है, और दांतों की समस्याएं, लार ग्रंथि की सूजन, अनीमिया, रक्त संबंधी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। तो इन सभी बीमारियों की आशंका इस रोग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बीमारी का। तो इसमें क्या होगा, जो भी जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होएगी वो बहुत कम भोजन खाएगा, या फिर उसे मतलब खाने का मन ही नहीं करेगा, और वो ऐसी चीज़ें खाएगा ही नहीं जिसे लगता है कि वो इसे भी मतलब दिक्कतें देंगी या फिर आगे जाके नुकसान पहुंचाएंगी। और सामाजिक समारोह में जाने से बचेंगे, मतलब कि कोई भी पब्लिक इनविटेशन वगैरह उनका आया है या फिर कोई भी इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया है, किसी पार्टी वगैरह में जाने से वो बहुत ज़्यादा दिल चुराएंगे कि नहीं हमारा मन नहीं कर रहा, तो ऐसे वगैरह वो नहीं जाएंगे। वजन कम करने के प्रयास, जैसे भोजन के बाद गर्म पानी पीना या अधिक व्यायाम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी हैबिट्स हो जाती है उनके अंदर, जिनके अंदर भी ये बीमारियां होती है कि खाना खाने के बाद वजन कम करना है, उन्हें ज़्यादा खा लिया है तो वो क्या करेंगे, गर्म पानी पियेंगे और साथ में व्यायाम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे उन्हें लगेगा कि हम कि मोटे ना हो। भोजन के ऊर्जा मूल्य अवस्था की मात्रा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, यानी कि हम ये अगर समझ लीजिए, अगर हम पनीर खा रहे हैं तो मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी, अगर मैं आलू खा रही हूँ तो मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी, या फिर अगर मैं कोई भी फ्रूट्स खा रही हूँ तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन से विटामिन पाए जाएंगे, तो इन सब के बारे में ज़्यादा जानने को उत्सुक होंगे जिनको भी ये डिजीज़ होएगी। नेक्स्ट हम बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बचाव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए अगर हमें कोई भी बीमारी होगी तो हम उसका बचाव किस तरीके से करें। तो सबसे पहला है पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर लाकर, मतलब कि जो भी उसका वजन है उसको सामान्य वजन पर लाकर, अगर वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो कोशिश करनी है कि उसका वेट जो है हेल्दी वेट के अंडर में आ जाए, जैसे जो बीएमआई होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारकों को ठीक करना, यानी कि अगर वो स्ट्रेस ले रहा है, एंजाइटी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कम करने की कोशिश करना।
ऐसे कारणों को दूर करना जिनके कारण वे ऐसा करने लगे, या फिर ऐसे कारण जिनकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीज़न जानने की कोशिश करना, साथ में उनसे बातचीत करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, जिससे क्या करें, वो अपने मन की बात बता पाए, और इससे क्या होगा, इस बीमारी से बचाव हो जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल में, कुछ भी आ सकता है कि बचाव लिखो, शारीरिक कारण, शारीरिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, ठीक है, या फिर व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ेंगे इस बीमारी के होने पे, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आपको पूरा ही प्रिपेयर करके जाना है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट बीमारी, 2 ही बीमारियाँ इंपॉर्टेंट इसमें, बुलिमिया क्या है? ठीक है, यह भी भोजन व खान-पान संबंधी समस्या ही है। इस स्थिति में किशोर बहुत ही अजीब व्यवहार करते हैं। कभी वो ज़्यादा खा लेते हैं या फिर कभी कम खाते हैं, ठीक है? और वज़न कम करने का प्रयास करने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ी अजीबो-गरीब बीमारी है। इसमें कभी-कभी मन करेगा कि बहुत मन कर रहा है खाने का, बहुत ज़्यादा खा लेंगे, कभी-कभी बिल्कुल खाएँगे ही नहीं, ठीक है? तो ये बुलिमिया है। इसके बारे में आगे समझ लेते हैं, बुलिमिया के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। अब क्या होता है, कई किशोर अपने वास्तविक शारीरिक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते, जिसके कारण वह इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे किशोर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार मैं बहुत पतला हूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं मैं बहुत मोटा हूँ, तो वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो बुलिमिया के शिकार हो जाते हैं। कई बार अवसाद यानी कि डिप्रेशन वगैरह जो होता है, या निराशाजनक परिस्थितियों से सामना ना कर पाने की स्थिति में भी किशोर इस विकार से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि उनके लाइफ में कभी भी कोई बड़ा फेलियर हुआ हो और वो उसको सहन ना कर पाए हों, इस वजह से भी ये वाली बीमारी आपको हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो दोनों बीमारी है वो स्ट्रेस की वजह से ही होती है। तो टीनेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं लोग, तो कम ही मतलब हमें टीनेज में कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण देख लेते हैं। इस विकार से ग्रस्त किशोरों के खाने की इच्छा नियंत्रित नहीं हो पाती। वे तब खाते हैं जब तक पेट में दर्द ना हो जाए, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं या फिर वो खाते ही नहीं हैं, ठीक है? सेकंड है, वज़न कभी तेज़ी से बढ़ता है तो कभी तेज़ी से घटता भी है, ठीक है? अगर ज़्यादा खाएँगे तो तेज़ी से बढ़ेगा, बिल्कुल ही नहीं खाएँगे तो घट जाएगा। दाँतों की ऊपरी परत एनिमल नष्ट हो जाती है। जो हमारे दाँत होते हैं ना दोस्तों, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे एनिमल बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी होता है। तो इस बीमारी में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, दाँत ना सड़ने लग जाते हैं और उसमें छेद वगैरह होने लग जाते हैं, यानी कि कीड़े वगैरह लग जाते हैं, हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, ठीक है? अब इसका शारीरिक प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये बीमारी हमें हो जाती है तो? इसमें क्या होगा, ज़बरदस्ती की गई उल्टी, दोस्तों यहाँ पे उल्टी होएगा, ज़बरदस्ती की गई उल्टी से पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खाने की नली, पेट, अमाशय में छोटी आंत को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? इसमें बार-बार उल्टी आएगी तो क्या होगा दोस्तों, उल्टी से हमारा अमाशय में दिक्कत होएगी और साथ में आंत में भी दिक्कत हो जाएगी। पेट साफ़ करने की दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें गैस वगैरह बन जाएगी, कब्ज़ वगैरह हो जाएगी, तो पेट साफ़ करने की दवा लेनी पड़ेगी, और नियमित रूप से लेने पर क्या होगा, पेट दर्द और कब्ज़ की शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक हद तक ही हमें दवाई लेनी चाहिए, ज़्यादा दवाई लेने से हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है। बुलिमिया के कारण डिहाइड्रेशन, किडनी में पथरी आदि हो सकती है, ठीक है? बुलिमिया के कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में वाटर नहीं पहुंच सकेगा, और साथ में किडनी में क्या हो सकती है, पथरी भी हो सकती है। तो ये शारीरिक प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ सकते हैं जब हमें बुलिमिया होगा। नेक्स्ट है इसका इलाज। इलाज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इलाज किस तरीके से किया जा सकता है इसका? तो मानसिक व्यवहार थेरेपी बुलिमिया का सबसे प्रभावी इलाज है, यानी कि जो भी बच्चा या फिर जो भी टीनेजर इस बीमारी का शिकार है, तो उससे बातचीत करके मानसिक व्यवहार, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें निकलवा के इससे इलाज पाया जा सकता है। पोषण थेरेपी, यानी कि उसको प्रॉपर फूड दे के, ना ज़्यादा ना कम, हर खाना हर खाने को उसको देकर अच्छे से, मतलब उसके जितना भी खाना होगा उसमें सारे पोषक तत्व को इंक्लूड करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। चिकित्सक की सलाह पर डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाई भी ली जा सकती है, यानी कि डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हम दवाई भी ले सकते हैं जो बच्चे को देनी है डिप्रेशन की, ठीक है? लेकिन वो डॉक्टर से सलाह पे ही लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो है, संचार माध्यमों को के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि जो संचार होता है, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन होता है ना जो दोस्तों, हमारा सूचना संचार वगैरह, उसके क्या क्या उसके जो माध्यम होते हैं उसके कार्य बताने हैं आपको। तो सबसे पहला, संचार के जो माध्यम है वो क्या क्या काम करते हैं, वो करते हैं सबसे पहला सूचना प्रदान करना, ठीक है? संचार के माध्यम में सबसे पहले सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है? इनका प्रमुख कार्य क्या है, सूचना प्रदान करना,
वह सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुँचाना। जैसे कि अगर संचार का एक माध्यम का एग्जाम्पल लें तो टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या करता है, एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। समझ लीजिए किसी देश पे कोई भी हमला हो गया है, तो और देशों को कैसे पता चलेगा, तो टेलीविज़न के थ्रू पता चल जाएगा ना, क्योंकि अगर हम टेलीविज़न में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पे अटैक हुआ है, इस तरीके से हुआ है, क्योंकि हम दूसरे देश में हैं। तो संचार के माध्यम एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है मनोरंजन। संचार के माध्यम मनोरंजन भी करते हैं, जैसे सभी प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक संचार माध्यम मनोरंजन के अनेकों विकल्प प्रदान करते हैं, और वह भी हमारे घर तक, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट। ठीक है, अगर हमें अपना मनोरंजन करना है, यानी कि एंटरटेनमेंट करना है, तो किस किस थ्रू से हम किस किस के थ्रू हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेलीविज़न के थ्रू मूवीज़ देख सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, साथ में हम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। रेडियो में भी हम यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, जैसे कि उसमें न्यूज़ देख सकते हैं, ऐड वगैरह भी आते हैं। इंटरनेट के थ्रू तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मनोरंजन पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो संचार के माध्यम हमारा मनोरंजन भी करते हैं। अब है विकास। संचार माध्यमों को राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। संचार साधन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों और सामान्य लोगों को एक दूसरे से पास लाते हैं। अब क्या होता है, संचार माध्यमों के थ्रू विकास भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारा कोई भी संचार माध्यम है तो उससे विकास कैसे होगा। जैसे अगर समझ लो एक देश है, उसमें कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है और उसके पास इतने, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो घर बैठे पढ़ना चाहता है, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। ऑनलाइन वो यूट्यूब वगैरह से स्टडी करके पढ़ सकता है। जब वो स्टडी करके कुछ अच्छा कर लेगा, कुछ चीज़ें सीख जाएगा, तो इससे क्या होगा, देश का ही विकास होगा ना दोस्तों। तो किसके थ्रू हुआ, संचार माध्यमों के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है वो है व्याख्या। संचार के कई माध्यम का प्रयोग चित्र लेकर प्रस्तुतिकरण द्वारा तथ्य एवं आंकड़ों के प्रदर्शन को आसान बनाता है। जैसे कि मानचित्र या ग्लोब के मॉडल की सहायता से किसी भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना और समझना आसान होता है। अब व्याख्या भी करता है, ये कैसे, जैसे अगर आपने गूगल मैप सुना होगा, गूगल मैप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई भी जगह हमें ढूंढने तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, एक व्याख्या कर रहा है, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है। शिक्षण शिक्षण तो आपको पता ही है, हम इजीली ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आप फिजिकली क्लास नहीं लेना चाहते तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वो भी संचार माध्यमों के थ्रू। जैसे कि हमने कोरोना वायरस के टाइम पे ऑनलाइन क्लास ली थी, किस किस पे ली थी, जूम पे ली थी हमने, ठीक है, गूगल मीट वगैरह पे ली थी। तो ये सारा किसी के ही सोर्सेस है, ये सारे संचार के ही सोर्सेस है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। पूरी तरीके से मैंने समझा दिया है, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अभी भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों आप बता भी सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, और साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपको पीडीएफ में ये सारे चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।